देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ में लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं के कारण 13 से 15 बोटों के समुद्र में डूबने की खबर सामने आई है। बता दें कि बोट पर कई मछुआरे भी सवार थे। मिली जानकारी के अनुसार उस समय नाव में सवार 8 से 10 मछुआरे अब तक लापता हैं। आपको बता दें कि देर रात से ही खराब हो रहे मौसम को देखते हुए विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी थी। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में कल से ही लगातार बारिश हो रही है। वहीं आईएमडी के अनुसार आने वाले 48 घंटों में यहां भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मछुआरों के लिए भी 5 दिन का अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल लापता मछुआरों की तलाश की जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए साइक्लोन जवाद के आने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 12 घंटे में अंडमान सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और 2 दिसंबर को एक गहरे दबाव में तब्दील होगा, जो 4 दिसंबर की सुबह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से टकरा सकता है। चक्रवात के कारण दक्षिण बंगाल के लगभग सभी जिलों में बहुत तेज बारिश होने की संभावना है, जिसके मद्देनजर पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों को अभी ही खेतों में पड़े मकई को काटने और बांधने की चेतावनी जारी की है, क्योंकि तेज बारिश से फसलों को ज्यादा नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो तूफान का असर छत्तीसगढ़ पर भी पड़ सकता है। वहीं चक्रवात जवाद के खतरे को देखते हुए रेलवे ने एहतियाती उपाय और यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। ये ट्रेनें 3 और 4 दिसंबर के लिए रद्द कर दी गई हैं। और वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दक्षिण अफ्रीका में मिलने और उसके बाद दुनिया के 25 देशों में अब तक इसके प्रसार से दहशत का माहौल है। हालांकि भारत में अब तक कोरोना के इन नए वेरिएंट्स की अब तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भारत सरकार इसको लेकर के अलर्ट मोड पर है। अमेरिका और यूएई में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पाए जाने के बाद से ही अब ये संक्रमण दुनिया के 25 देशों में फैल चुका है। इधर कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप ने बुधवार को विश्व की परेशानी और बढ़ा दी, क्योंकि जापान ने यात्रा प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है। वहीं वायरस के नए स्वरूप से संक्रमण के मामले कुछ और स्थानों पर सामने आए हैं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के साथ ही औपचारिक तौर पर तीनों कृषि कानून अब निरस्त हो गए हैं। इससे पहले तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला बिल 29 नवंबर को संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया। कृषि कानूनों को रद्द किए जाने और एमएसपी पर कानून बनाए जाने को लेकर के 1 साल से अधिक समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर अभी डटे हुए हैं। कृषि कानून रद्द होने के बाद किसान एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। वहीं टीएमसी के कारवां को आगे बढ़ाने में जुटी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई में बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विदेश में रहने से कैसे काम चलेगा, इसलिए हम कई दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। ममता ने मुंबई में सिविल सोसाइटी के सदस्यों से बातचीत के दौरान कहा कि मैंने बहुत बार कांग्रेस को कहा कि एक एक्सपर्ट टीम बनाओ जो हमें गाइड करे, लेकिन कांग्रेस ने एक भी नहीं सुनी। आपको बता दें कि बीते कुछ समय से ममता बनर्जी कांग्रेस के प्रति काफी मुखर रही हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने टीएमसी का दामन थामा है। मेघालय में 12 विधायक कांग्रेस छोड़ करके टीएमसी में शामिल हो गए थे। इस समय टीएमसी गोवा में पहली बार जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है। अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? They are the TRP of BJP. We will not tolerate that. We are waiting, we are watching since 6-8 years. But if somebody is not coming out openly, then somebody is to build the cat. Politics must be, it is a matter of tolerance. But at the same time, you have to be very bold and you have to be in the field. If you don't be in the field, BJP will bolt out you. अगर कोई कुछ कर और ममता बनर्जी लगातार आपको बता दें ये कह रही हैं कि कांग्रेस में कोई भी बात रखो, लेकिन वो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। अब ममता बनर्जी ने खोल करके सामने आ गई हैं और उन्होंने सीधा वार करना शुरू कर दिया कांग्रेस पर। उनका सीधा कहना है कि राहुल गांधी
विदेश दौरे पर ही रहते हैं, इससे कैसे काम चलेगा। जब विपक्ष को सत्ता पक्ष के सामने एकजुट होना चाहिए, पूरी मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जो कि अपने आप को मजबूत विपक्ष बताती है, लेकिन असल में धरातल पर देखें तो कांग्रेस की बुनियाद कहीं ना कहीं हिलती हुई नजर आ रही है। कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा। दे आर द टीआरपी ऑफ बीजेपी। हमारे साथ और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ टीएमसी से प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय चक्रवर्ती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर। नमस्कार संजय जी, देखिए ममता दीदी खुल करके सामने आ गई। 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं वो, तमाम लोगों से वहां पर मुलाकात करेंगी। शरद पवार से भी उन्होंने वहां पे मुलाकात की है, आदित्य ठाकरे से भी मिलने का उनका कार्यक्रम था। इस तरीके से अचानक क्या हुआ कि इतना मुखर होकर के वो कांग्रेस के लिए इस तरीके की बातें कर रही हैं? क्योंकि विपक्ष में अगर विपक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस ही एक मजबूत नाम कहा जाता है, कांग्रेस ही एक मजबूत विपक्ष है। अब उसमें और खुद ममता भी विपक्ष का ही एक हिस्सा है, वहीं अपनी ही विपक्षी पार्टियों के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाना। देखिए, कांग्रेस एक मौजूद विपक्ष था, कभी था, अब है नहीं कह सकते हैं। कांग्रेस अपने ही घर को नहीं संभाल पा रही है। अपने ही इनके बड़े से बड़े लीडर जो इसमें शांत होकर के बैठ गए हैं, तो जो अपने ही घर को नहीं संभाल पा रहे तो वो मजबूत था कहाँ। वो 2019 में उनको जो है 52 सीटें मिली थी, उसके बाद तो वो अपने धाराशाही हो गए। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस कम से कम 22-24 चुनाव तो हार चुकी है ऑलरेडी। तो कैसे किस तरीके से जो है किसी संगठन को लीड कर सकते हैं। यूपीए कहाँ है? यूपी कितने साल से आपने देखा होगा, कोई बैठक हुई नहीं, बैठक हुई। तो जब जो यहाँ कांग्रेस की खुद की बैठक नहीं हो पाती है, इनके अपने नेता अपने जो है लोगों को नहीं बुलाते। सचिन पायलट कितने दिनों से राहुल गांधी से मंच साझा नहीं किया है, आप खुद ये देख लीजिए। गुलाम नबी आजाद कहाँ है, आपके मनीष तिवारी जी कहाँ हैं, कपिल सिब्बल जी कहाँ हैं, सब तो शांत बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे अपने अंदरूनी ही अपने घर को संभाल ले, उसके बाद जो है वो देश संभालने की बात तो बहुत दूर की बात होगी। घर संभालने पहले घर की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए देश को चाहिए इससे मजबूत विपक्ष। एक लीडर ऐसा है जो मेड इन उज्जैन, मेड इन लखनऊ, मेड इन अमेठी कर रहा है और जनता उन जुमलों से परेशान है। एक ऐसा है जिसका जो है बचपन से नाता रहता है, हर शहर में नाता रहता है, उसको जिस शहर में चला जाता है उस शहर में नाता हो जाता है। तो अभी इन जुमलेबाजी, झूठ, मक्कारी से जो है अब देश हो गया है त्रस्त। दोनों ही पार्टी के बड़े बड़े लीडर अपने अपने जुमलों से जनता को खूब बरगला चुकी है। अब जनता नहीं बरगलाने वाली। अब जनता को चाहिए एक सॉलिड काम करने वाला, जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ नेता, लीडर चाहिए, एक पार्टी चाहिए जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। ममता दीदी ने इसको 3 बार लगातार प्रूव किया है। ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ, ज्यादा से ज्यादा सीटों के साथ उन्होंने प्रूव किया है। ठीक है, ठीक है। एक और सवाल आपसे मेरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के बड़ा नाम नेता हैं, बड़ा नाम है कांग्रेस में उनका। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि ममता बनर्जी इस वक्त ऐसी बातें इसलिए कर रही है क्योंकि जब आपको ईडी का डर सताने लग जाए, जब आपको सीबीआई का डर सताने लग जाए तो विपक्ष इसी तरीके की बातें करता है। ईडी और सीबीआई का डर जो है वो कांग्रेस को सताती है, हम लोग को नहीं सताती। कोई ऐसा काम नहीं है कि ईडी और उसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो खुद ही लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, बैकडोर से राज्यसभा में पहुंचे हुए हैं, तो उनको हम बड़े लीडर के रूप में तो हम कभी किसी तरीके से नहीं मान सकते हैं। तो पहली चीज तो वो ये सोच लें कि ईडी का डर सताने के लिए हम विपक्ष पे हमला क्यों करेंगे, किस बात के लिए हमला करेंगे। अरे विपक्ष है ही नहीं किसी तरीके से। हम तो आपसे खुद ही पूछ रहे हैं, यूपीए की बैठक लास्ट कब हुई थी, और सचिन पायलट जो है पिछले 2 साल से राहुल गांधी के साथ मंच शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं। आप खुद ही समझ में आ जाएगा कि अंदरूनी इनका क्या चल रहा है। तो हम क्यों जो है उनके पिछलग्गू बन करके बैठे रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा पे हमारे साथ आने के लिए और बातचीत करने के लिए। और अब यहाँ पे रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा।
पापा, not dad. हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। मुंबई दौरे पर ममता बनर्जी मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही। मुंबई में एक बीजेपी नेता ने ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बीजेपी नेता ने ममता पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी पर आरोप है कि एक कार्यक्रम के दौरान ममता ने कुर्सी पर बैठे बैठे ही राष्ट्रगान गाया और उसके आदर में खड़े होना जरूरी तक नहीं समझा। इतना ही नहीं, बैठे बैठे भी ममता ने राष्ट्रगान पूरा नहीं गाया और 4 से 5 लाइनों के बाद ही चुप हो गई थी। बता दें कि ममता अपनी 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई गई थी, जहां उन्होंने कई सियासी और फिल्मी जगत के लोगों से मुलाकात की। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 300 सीटें नहीं मिलेंगी। मुझे अभी ऐसा नहीं लगता कि हम 2024 में 300 सीट जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के हालात अभी ऐसे नहीं हैं। बुधवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने ये बात कही। साथ ही धारा 370 पर बोलते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, धारा 370 को लोकसभा में बहुमत वाली सरकार ही हटा सकती है। सरकार बनाने के लिए 300 सांसद चाहिए। मैं ये वादा नहीं कर सकता कि 2024 चुनाव में हमें 300 सीटें मिलेंगी या नहीं। हमारे 300 नेता जीतकर संसद पहुंच जाएंगे। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने धारा 370 को खत्म किया है, इसलिए बीजेपी तो कम से कम इसे बहाल नहीं करेगी। मैं आपसे कहूं कि मैं उसे वापस लाऊंगा तो ये झूठ है। गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। और रुक करते हैं अगली खबर का। नरेंद्र मोदी सरकार अपने अब तक के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में शांति कायम करने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखाती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी हूं या फिर गृह मंत्री अमित शाह, दोनों समय समय पर देश की जनता के सामने इस बात को रखते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी की सरकार ने जम्मू कश्मीर में शांति कायम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार के इन्हीं दावों को मजबूत करते हुए आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद भवन में बीते 1 साल में घाटी में हुए आतंकी हमले की जानकारी दी। संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं की संख्या से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक 32 सुरक्षा कर्मियों और जम्मू कश्मीर के 19 पुलिसकर्मी शहीद हुए। इसके साथ ही पिछले 12 महीने में यानी दिसंबर 2020 से लेकर 26 नवंबर 2021 तक 14 आतंकियों को जिंदा पकड़ा गया, जबकि 165 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने यह भी बताया, जम्मू कश्मीर में 2018 के बाद से घुसपैठ की घटनाओं में कमी आई है। साल 2018 में 143 घुसपैठ की घटनाएं हुई थी, जबकि इस साल सिर्फ 28 घटनाएं सामने आई। गृह मंत्रालय ने बताया कि कुल 417 आतंकी घटनाएं साल 2018 में हुई थी, वहीं इस साल नवंबर तक सिर्फ 244 घटनाएं हुई हैं। गौरतलब है कि बीते महीने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों के हौसले बुलंद होते नजर आए थे, जब लगातार आतंकी चुन चुन कर हिंदुओं और कश्मीर के बाहर के लोगों को निशाना बना रहे थे।
आतंकियों की एक कायराना हरकत घाटी में विफल होते उनके मंसूबों का परिणाम था, क्योंकि लगातार घाटी में आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट सेना द्वारा चलाया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। वहीं बिहार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है। बता दें कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद की सर्जरी फेल होने के बाद हड़कंप की स्थिति बन गई। अब इसके बाद आंखें गंवाने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। 9 और मरीजों की आंखें निकालनी पड़ गई हैं। अब आंख गंवाने वालों की संख्या बढ़कर के 15 हो गई है। इससे पहले 6 मरीजों की आंखें निकाली गई थी। वहीं घटना सामने आने के 3 दिन बाद बुधवार को CS ने आई हॉस्पिटल को पत्र भेजकर पीड़ितों का ब्यौरा और अस्पताल से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। वहीं विपक्ष भी अब इस मामले को लेकर के सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने भारत की लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा है। विश्व एथलेटिक्स ने उन्हें ये पुरस्कार खेल को भारत में बढ़ावा और बहुत बड़ी संख्या में महिला को प्रेरित करने के लिए दिया है। अंजू से प्रेरित होने के बाद देश में कई महिला एथलीट उनके पदचिन्हों पर चलते हुए देश का नाम रोशन कर रही हैं। पूर्व ओलंपियन अंजू बॉबी जॉर्ज आज भी खेल में सक्रिय हैं। इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अंजू ने साल 2016 में युवा लड़कियों के लिए ट्रेनिंग अकेडमी खोली थी, जिसके तहत अंडर 20 पदक विजेताओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई गई है। कई प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन करने वाली अंजू बॉबी जॉर्ज ने साल 2003 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की लंबी कूद प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया था। और राजस्थान के दौसा में पुलिस ने जंगली जानवरों का शिकार करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2 लोगों ने पहले जंगली जानवरों का शिकार किया और उन्हें पका करके वो खा रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।